हेलो बच्चों, इस 10 मिनट की वीडियो में मैं पूरे सेकेंड टर्म के फिजिक्स को रिवाइज करा दूंगा। देखिए, सबसे पहला टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है? म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में वी। यहाँ पे सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जो किसके इक्वल होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, ये किसके इक्वल होगा? 1 μ2 किसके इक्वल होगा? μ2 अपॉन में μ1। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ग्लास अपॉन में वाटर। लेटरल शिफ्ट, जब यहाँ पर स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होगा तो जो लेटरल शिफ्ट होगा उसका फॉर्मूला आप याद रखना, x इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर। यहाँ पे आई इंसिडेंट एंगल है, आर रिफ्रैक्टेड एंगल है। उसके बाद देखिए फोर्थ कंडीशन, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट कहाँ जाना चाहिए? डेंसर टू रेयर, और इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। अब अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही रिलेशन होता है, C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन में म्यू। और यहाँ पर म्यू जो होगा वो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। और जब अगर लाइट सोर्स टैंक के बॉटम में रखा हुआ है तो ऊपर जो एरिया दिखेगा उसका फॉर्मूला याद रखना, पाई एच स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1। एच इसका हाइट है वाटर का और म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेस, यानी कि कॉन्वेक्स सरफेस हमारे सिलेबस में है। तो अगर रेयर टू डेंसर लाइट जाएगा तो उसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखना, μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। और अगर डेंसर टू रेयर वाला केस होगा तो ये बदल जाएगा, μ2 अपॉन में u माइनस μ1 अपॉन में v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। ये याद रखना। देखिए आठवां कॉन्सेप्ट है लेंस मेकर फार्मूला, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये म्यू क्या है? म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम, जिसमें वो लेंस डाला हुआ R1 R2 दोनों सरफेस का क्या है? रेडियस। अब देखिए इसमें 3 केस हो सकता है। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम क्या हो गया? म्यू ऑफ लेंस, और बाहर वाला हो गया मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, मीडियम का कम, तो लेंस का नेचर क्या रहेगा? सेम। कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से कम हो जाएगा तो इस लेंस का नेचर क्या हो जाएगा? रिवर्स। कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? कॉनकेव की तरह हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा नेचर। और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम होगा तो प्लेन ग्लास की तरह लेंस काम करने लगेगा। अब नौवां कॉन्सेप्ट क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, वी अपॉन यू या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल इमेज होगा तो m नेगेटिव, वर्चुअल इमेज होगा तो m पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस दोनों इमेज बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। कॉनकेव लेंस सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। दोनों के वर्चुअल में ये फर्क है, इसका वर्चुअल जो होता है वो लार्ज होता है और कॉनकेव का जो वर्चुअल होता है वो छोटा होता है। पावर क्या होता है? 1 अपॉन में फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। पावर की SI यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से जो होकर रिफ्रैक्शन होगा तो उसमें प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किसके इक्वल है? म्यू ऑफ साइन, म्यू इज इक्वल टू साइन मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। यहाँ पर a क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 12 क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन होगा एट डी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, माइनस वीओ अपॉन में यूओ इंटू में 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई, या इसको अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं माइनस एल अपॉन में एफ ओ इंटू में 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई। ये वीओ क्या है? ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस, यूओ क्या है? ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये एल क्या है? दोनों लेंस के बीच का लेंथ, और एफ ओ क्या? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे जो एम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम रखा जाता है सो दैट मैग्निफिकेशन क्या हो? ज़्यादा। लेंथ बिटवीन टू लेंथ क्या हो जाएगा? एट डी वाले कंडीशन में वीओ प्लस में एफ ई इंटू डी अपॉन में एफ ई प्लस में डी। ये डी क्या है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। एफ ई क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और एट इन्फिनिटी के केस में क्या हो जाएगा? माइनस वीओ अपॉन में यूओ इंटू में डी अपॉन में एफ ई। अप्रॉक्सीमेट करके लिखेंगे तो माइनस एल अपॉन में एफ ओ इंटू में डी अपॉन में एफ ई। और लेंथ बिटवीन टू लेंथ क्या हो जाएगा? वीओ प्लस में एफ ई। हेलो बच्चों, देखिए आज हेलो बच्चों, इस 10 मिनट की वीडियो में
हेलो बच्चों, इस 10 मिनट की वीडियो में मैं पूरे सेकेंड टर्म के फिजिक्स को रिवाइज करा दूंगा। देखिए सबसे पहला टर्म से लेकर देखते हैं बेटा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है? म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में वी। यहाँ पे सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जो है किसके इक्वल होता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, ये किसके इक्वल होगा? 1μ2 किसके इक्वल होगा? म्यू2 अपॉन में म्यू1। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ग्लास अपॉन में वाटर। लेटरल शिफ्ट, जब यहाँ पर स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होगा तो जो लेटरल शिफ्ट होगा उसका फॉर्मूला आप याद रखना, x इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर। यहाँ पे आई इंसिडेंट एंगल है, आर रिफ्रैक्टेड एंगल है। उसके बाद देखिए फोर्थ कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट कहाँ जाना चाहिए? डेंसर टू रेयर, और इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। अब अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन होता है, C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन में म्यू। और यहाँ पर म्यू जो होगा वो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। और जब अगर लाइट सोर्स टैंक के बॉटम में रखा हुआ है तो ऊपर जो एरिया दिखेगा उसका फॉर्मूला याद रखना, पाई एच स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1। एच इसका हाइट है वाटर का और म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेस, यानी कि कॉन्वेक्स सरफेस हमारे सिलेबस में है। तो अगर रेयर टू डेंसर लाइट जाएगा तो उसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखना, म्यू2 अपॉन में वी माइनस म्यू1 अपॉन में यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर। और अगर डेंसर टू रेयर वाला केस होगा तो ये बदल जाएगा, म्यू2 अपॉन में यू माइनस म्यू1 अपॉन में वी इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर। ये याद रखना।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपको क्या याद रखना है, मैग्निफिकेशन एट डी, एम क्या होगा माइनस एफ ओ अपॉन में एफ ई इंटू में 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी। यहाँ पर देखिए मैग्निफिकेशन एफ ओ के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कंपाउंड में क्या था मैग्निफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ ओ। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कंपाउंड में फोकल लेंथ कम क्यों रखते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल में फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा क्यों रखते हैं। तो इसका जवाब होगा टू इंक्रीज मैग्निफिकेशन। लेंथ के लिए फॉर्मूला होगा एफ ओ प्लस में एफ ई इंटू में डी अपॉन में एफ ई प्लस में डी, और एट इन्फिनिटी क्या होगा मैग्निफिकेशन माइनस एफ ओ अपॉन में एफ ई, और लेंथ क्या होगा एफ ओ प्लस में एफ ई। एक कॉन्सेप्ट नंबर 14 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। अगर मैक्सिमम की बात हो तो अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, आई मिनिमम की बात हो तो अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। आई वन अपॉन आई टू का जो रेशियो होगा वो एम्पलीट्यूड जो होगा फर्स्ट वेव और एम्पलीट्यूड जो होगा सेकेंड वेव के रेशियो का स्क्वायर होगा, और इक्वल होगा किसके, जो दो स्लिट होगा उसका जो विड्थ होगा W1 W2 के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का फॉर्मूला ये होगा, आपको याद रखना है। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 15 क्या है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए एन लैम्डा, और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए 2n पाई। यानी कि पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है एक्स डी अपॉन डी है, किसके इक्वल होना चाहिए एन लैम्डा, तो एक्स किसके इक्वल होना चाहिए एन लैम्डा डी अपॉन डी। यानी ये पोजीशन ऑफ nth ब्राइट है, n की जगह 1 डालेंगे तो फर्स्ट ब्राइट का पोजीशन, n की जगह 2 डालेंगे तो सेकंड ब्राइट का पोजीशन। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पर n कहाँ से स्टार्ट होगा n 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होगा। और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए 2n पाई, यानी पाई का ऑड मल्टीपल, पाई 3 पाई क्या हो सकता है, ये पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है एंड सो ऑन। यानी पाथ डिफरेंस एक्स डी अपॉन डी किसके इक्वल होगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन में 2d। ये है पोजीशन ऑफ nth डार्क, n की जगह 1 डालेंगे तो पहला डार्क, n की जगह 2 डालेंगे तो दूसरा डार्क एंड सो ऑन। फ्रिंज विड्थ, दो लगातार ब्राइट और या दो लगातार डार्क के बीच का जो सेपरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बीटा लैम्डा डी अपॉन में डी। लैम्डा क्या वेवलेंथ, डी क्या है सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और स्मॉल डी क्या दो स्लिट के बीच का सेपरेशन। और अगर पूरे YDSC एक्सपेरिमेंट को उठाकर अगर पानी में रख दिया जाए तो उसका फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा बीटा अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 16 ये है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सिंगल स्लिट। तो इसमें जो सेंट्रल ब्राइट होता है उसका जो लीनियर विड्थ होता है, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट यानी कि बीटा नॉट, ये किसके इक्वल होता है 2 लैम्डा डी अपॉन में डी। और इसका जो एंगुलर विड्थ होता है थीटा वो किसके इक्वल होता है 2 लैम्डा अपॉन में डी। आपको ये दोनों याद रखना है, थीटा शुड बी इन रेडियन। ये जो लीनियर विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट सिंगल स्लिट होता है वो किसके इक्वल होता है डबल ऑफ फ्रिंज विड्थ इन YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विड्थ आया था लैम्डा डी अपॉन डी, उसी का ये क्या है डबल है लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 17, कॉन्सेप्ट नंबर 17 में क्या है कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस। किसी मेटल सरफेस में से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यानी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कब होगा जब इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा। अगर मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है एच न्यू, ये क्या होना चाहिए मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा, तब जाकर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 18 क्या वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है एच न्यू नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है ई वी नॉट। यहाँ पे वी नॉट क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसपे फोटो करंट जीरो हो जाता है उसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये है आइंस्टाइन इक्वेशन एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। यानी कि जो लाइट मेटल सरफेस पे पड़ रही है एच न्यू लाइट जब पड़ेगी ये दो काम में खर्च होगा, एक तो वर्क फंक्शन में फाई नॉट में और दूसरा इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने में यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के फॉर्म में। तो एच न्यू का दो पार्ट हो जाएगा, एक वर्क फंक्शन और एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब ये ग्राफ बना हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो इस इक्वेशन से यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू ये ई उधर चला जाएगा दोनों के अपॉन में एच अपॉन में ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन में ई। तो इसे कंपेयर कर लेंगे हम y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी थे, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा
वो किसके इक्वल हो जाएगा, h अपॉन में e के, यानी h भी कांस्टेंट और e भी कांस्टेंट। वी नॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में जो किसी भी मेटल के लिए ग्राफ बनेगा वो दोनों क्या होगा, तीनों दोनों जो भी होगा वो पैरेलल होगा, क्योंकि ये स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 20, हमें ग्राफ दे रखा है करंट और वोल्टेज के बीच में। इस केस में क्या है, लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग है, जिसमें इंटेंसिटी I1 ग्रेटर है I2 से और I3 से, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। तो ग्राफ ऐसा बनना है। इससे ये पता चलता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्री के इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, और यानी कि अलग अलग इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सेम, बट अलग अलग इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट क्या होगा, अलग अलग। ज़्यादा इंटेंसिटी है तो सैचुरेशन करंट भी क्या होगा, ज़्यादा। कम इंटेंसिटी है तो सैचुरेशन करंट भी क्या होगा, कम। दूसरा है, इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और इंटेंसिटी क्या है, सेम। तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहा है, अलग अलग। और वो भी मोर फ्रीक्वेंसी मीन्स मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल। न्यू3 क्या सबसे ज़्यादा, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या सबसे ज़्यादा। लेकिन तीनों की इंटेंसिटी सेम है, इसलिए सैचुरेशन करंट तीनों के केस में क्या है, सेम। यानी कुल मिलाकर बात ये पता चले कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, और किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और ऐसे बोल सकते हैं सैचुरेशन करंट किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। किस पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, और इंटेंसिटी बदल रहा है तो करंट भी क्या है, बदल रहा है। इस केस में इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग है, और इंटेंसिटी सेम है तो करंट भी क्या है, सैचुरेशन सेम। कॉन्सेप्ट नंबर 21, डी ब्रॉय वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉय वेवलेंथ, कॉन्सेप्ट नंबर 21, डी ब्रॉय वेवलेंथ। चारों कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी, पी यहाँ पे मोमेंटम है, h अपॉन एम वी यहाँ पे v वेलोसिटी है, h अपॉन में √2m k यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, h अपॉन में √2m q v यहाँ पर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। फॉर इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉय वेवलेंथ कितना हो जाएगा, 12.27 अपॉन में √ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v एंगस्ट्रॉम। अगर प्रोटॉन होगा तो देखिए प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, m, और चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होगा, e। अगर ये ड्यूट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होगा, 2m, और चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन कितना होगा, e। अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा 4m, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा 2e। ये सब आपको याद रखना है।